बगल के बिहार में क्या हैसियत है? जीरो। दिल्ली में समाजवादी पार्टी की क्या हैसियत है? जीरो। आप आरजेडी की बात किए तो मैं पूछा हूँ आरजेडी की हैसियत बंगाल में क्या है? जीरो। ममता जी की बगल के उड़ीसा में हैसियत क्या है? जीरो। उम्मीदों की नई रोशनी लाए हैं, तुम्हारे सपनों को पंख देने आए हैं, चल सको तो मेरे साथ चलो, तुम्हारे शहर की तस्वीर बदलने आए हैं। जिस देश की पॉलिटिक्स खराब हो जाती है वो देश डूब जाता है। कि जाके पैर न फटे भी भाई, सो क्या जाने पीर पर आई। चुनाव के समय तमाम पार्टियां सामने आती है लेकिन फिर खत्म हो, मतलब फिर सामने से ना कोई नेता उनका दिखता है ना उस पार्टी का नाम। देखिए, बिल्कुल आपका प्रश्न बड़ा प्रासंगिक है, लेकिन मेरे देश में क्या चल रहा है, मेरे देश की सरकारें क्या कर रही हैं, मेरे देश के पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, इस पे देश के हर नागरिक को नजर रखनी चाहिए। नेशनल यूथ पार्टी जो आपने बनाई है जी, क्या उसका उद्देश्य है युवा वर्ग को जोड़ना, राजनीतिक समझ पैदा करना, उनमें घड़ी घड़ी काटें खोट, अंदर हाथ सहार दें, बाहर बाहें चोट। यूथ जो है एक कुम्हार की वो मिट्टी है जिससे घड़ा भी बनाया जा सकता है, चाय का कुल्हड़ भी बनाया जा सकता है और पूजा का दिया भी बनाया जा सकता है। पॉलिटिक्स को सेवा नहीं, ये सेवा का ढोंग करना बंद करिए। संसद में बैठे इलीट क्लास यूथ नहीं समझ पाते। जैसे उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में संसद में अखिलेश यादव जी की पार्टी है, 37 सांसद हैं, तीसरी मेजर सबसे बड़ी बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी ताकत संसद में अखिलेश यादव जी की। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ समाजवादी पार्टी की बगल के मध्य प्रदेश में क्या हैसियत है? जीरो। बीएसपी है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तमाम पार्टियां हैं, इसके बीच नेशनल यूथ पार्टी का हमारे यहाँ कोई अगड़ा मोर्चा नहीं, कोई पिछड़ा मोर्चा नहीं, कोई बैकवर्ड मोर्चा नहीं, कोई दलित मोर्चा नहीं, कोई अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं। गवर्नमेंट दो ही जाति है, या तो मेल है या तो फीमेल है। इंदिरा जी अगर जवाहरलाल जी की बेटी नहीं होती तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन पाती? नेशनल पार्टी ने तय किया कि हमें नौजवानों को सही डायरेक्शन में पॉलिटिक्स जाए देश की। मेरा मानना हो देश पतन की राह पे जाता है। महिलाओं को 33% का आरक्षण देने की मांग क्यों हो रही है? आज द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, इसलिए उनकी चर्चा हो रही है। आज पूरी दुनिया में अफगानिस्तान की हालत एक बर्बाद देश के रूप में है। नमस्कार, द कंटाप के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल और हमारे साथ खास मेहमान हैं। उनका नाम है राजकुमार सिंह, जो नेशनल यूथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक शेर से आगाज करते हैं कि उम्मीदों की नई रोशनी लाए हैं, तुम्हारे सपनों को पंख देने आए हैं, चल सको तो मेरे साथ चलो, तुम्हारे शहर की तस्वीर बदलने आए हैं। नेशनल यूथ पार्टी नई पार्टी है और देश में कई बड़े पार्टियां हैं, उनका काम भी आपने देखा होगा। जहां पे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ये देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली अक्सर लोग आते हैं तो उनको दिल्ली से मोहब्बत हो जाती है और दिल्ली कईयों को मोहब्बत में वफा भी करती है उनके साथ और किसी को धोखा भी दे देती है। खैर, बातचीत का सिलसिला शुरू करें और पार्टी पे आते हैं कि आखिर नेशनल यूथ पार्टी की जरूरत क्यों है देश को, क्योंकि तमाम पार्टियां हैं। राजकुमार सिंह जी, पहला सवाल तो ये रहेगा, हम आएंगे आपकी पार्टी के विस्तार पे, लेकिन शुरुआत करते हैं कि आपकी जर्नी से कि राजनीति की तरफ राजकुमार सिंह जी क्यों आ गए? बहुत से ऐसे फील्ड हैं, स्कोप है जो उसमें काम कर सकते हैं, आप काम करना चाहें तो। जी देखिए, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई और मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आया हूँ। लेकिन उसके पहले से शुरुआत मैं यूँ करता हूँ कि जो मेरा नेटिव प्लेस है उत्तर प्रदेश में फैजाबाद ज़िला है, जो आज की तारीख में जो है अम्बेडकर नगर ज़िले में आता, पहले वो फैजाबाद ज़िले में था, वो काट के बना हुआ है। वहाँ से मैं आया तो मेरे ज़िले के सारे लोग इलाहाबाद पढ़ने जाते थे। मैंने पहले दिन से तय करके मैं आया था कि मुझे राजनीति में कैरियर बनाना है। पॉलिटिक्स का एक टर्म है कि लोग ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स सेवा है, पॉलिटिक्स ये है, लेकिन नेशनल यूथ पार्टी का स्पष्ट मानना है कि पॉलिटिक्स एक कैरियर है और यूथ को पॉलिटिक्स को एक कैरियर की तरह लेना चाहिए। और अगर हम कैरियर की तरह लेंगे तो उसमें हम अपना पूरा डेडिकेशन लगाएंगे, पूरी ईमानदारी लगाएंगे और रिजल्ट देने की सोसाइटी को कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमने ये तय किया कि पॉलिटिक्स एक कैरियर है और ये सोच लेकर के मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी आया। आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स एक कैरियर है, लेकिन बच्चों को बचपन में ही कहा जाता है कि राजनीति से दूर रहा करो, किताबों से प्रेम करो और सरकारी नौकरी की तरफ रुख करो। आप कह रहे हैं कि हम मतलब बचपन से ही आपका ख्वाब था कि हमको। देखिए, राजनीति एक ऐसी मास्टर की है
जिससे आपकी सारी समस्याओं की ताले खुलते हैं। जिस देश की पॉलिटिक्स खराब हो जाती है वो देश डूब जाता है। जिस देश की पॉलिटिक्स बेहतर होती है वो देश अपने चरम उत्कर्ष के चरम पर रहता है। इतिहास इस बात का गवाह है और मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने इतिहास में पीजी किया हुआ है और ये सारे के पूरी दुनिया के इतिहास में जब आप नज़र डालेंगे तो आप ये सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसे इतिहास जो पॉलिटिक्स थी उसके कारण से। मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहूँगा। अफ़गानिस्तान का, आज पूरी दुनिया में अफ़गानिस्तान की हालत एक बर्बाद देश के रूप में है, लेकिन 90 के दशक में अफ़गानिस्तान एक मॉडर्न कंट्री थी। वहाँ भी खूब शाम जो है हसीन होती थी, वहाँ पे डेवलपमेंट था। जब डॉक्टर नजीब को तालिबानों ने फांसी दी उसके पहले का जो अफ़गानिस्तान था वो एक हसीन अफ़गानिस्तान था। वहाँ की पॉलिटिक्स खराब हो गई, वहाँ के यूथ ने राजनीति में हिस्सा लेना किया या गलत राजनीति को प्रेफर दिया, जिसका नतीजा आज पाकिस्तान का हश्र है। अफ़गानिस्तान का हश्र है। ऐसे ही आगे के एक नहीं कई देश के उदाहरण पूरे दुनिया की हिस्ट्री में हैं। जिस देश का नौजवान अपने देश की राजनीति को गंभीरता से नहीं लेता है, मेरा मानना वो देश पतन की राह पे जाता है। इसलिए मैं अपनी बात पूरी कर दूं। इसलिए मेरा कहना है कि राजनीति को हर नौजवान को समझना चाहिए और सीखना चाहिए और उसमें भाग लेना चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है कि चुनाव लड़के ही भाग लिया जा सकता है, लेकिन मेरे देश में क्या चल रहा है, मेरे देश की सरकारें क्या कर रही हैं, मेरे देश के पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, इस पे देश के हर नागरिक को नज़र रखनी चाहिए। नेशनल यूथ पार्टी जो आपने बनाई है जी, क्या उसका उद्देश्य है युवा वर्ग को जोड़ना, राजनीतिक समझ पैदा करना उनमें, ये उद्देश्य है या फिर नेशनल यूथ पार्टी नाम आपने रखा है इसका? जी, देखिए नाम से ही आपको पता है कि नेशनल यूथ पार्टी है। पार्टी की टैगलाइन है ए पॉलिटिकल पार्टी फॉर कॉमन यूथ नॉट एलीट क्लास। देश में दो तरीके के यूथ हैं, एक तो कॉमन यूथ है, दूसरा एलीट क्लास के यूथ हैं। देश के पॉलिटिक्स में आज जो लोग हैं वो एलीट क्लास यूथ हैं। जितने भी आप यूथ लीडर्स को जानते हैं उनमें से 95% जो यूथ संसद में हैं और विधानसभाओं में हैं वो एलीट क्लास यूथ हैं। वो कॉमन यूथ को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो कॉमन यूथ की पीड़ा है, उनकी जो संघर्ष है, उनकी जो प्रॉब्लम है, उसको एलीट क्लास का यूथ नहीं समझ पाता है। एक किसान की क्या समस्या है, वो जिसकी 3 पीढ़ी में किसानी नहीं हुई, वो किसान की पीड़ा क्या समझेगा। हमारे यहाँ एक पूरब में कहावत है कि जाके पैर न फटे भी भाई, सो क्या जाने पीर पर आई। तो कॉमन यूथ का जो संघर्ष है, उसके एजुकेशन का जो संघर्ष है, उसके कैरियर का जो संघर्ष है, वो संसद में बैठे एलीट क्लास यूथ नहीं समझ पाते। इसलिए नेशनल पार्टी का पहला एजेंडा है कि इस देश का जो पॉलिसी मेकर है उस देश का कॉमन यूथ बने। कॉमन यूथ जब इस देश का पॉलिसी मेकर बनेगा तो इस देश के जो है समस्याएं का समाधान बहुत आसानी से होगा। लेकिन अब की अगर बात करें यूथ की, तो एक बहुत बड़ा तबका यूथ का जी कि कहीं ना कहीं उसको पॉलिटिकल, उसके हाथों में झंडा तो थमा दिया गया जी, लेकिन वो डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में जा रहा है उसको ये पता नहीं है। तो उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप अमूमन देख रहे होंगे कि वीडियो सामने डेली रोज आते हैं आपके पास की नारेबाजी करते हुए, हुल्लड़बाजी करते हुए सब जा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, यूथ जो है एक कुम्हार की वो मिट्टी है जिससे घड़ा भी बनाया जा सकता है, चाय का कुल्हड़ भी बनाया जा सकता है और पूजा का दिया भी बनाया जा सकता है। ठीक ना, वो मिट्टी है, रॉ मटेरियल है। उसको शेप देने का काम समाज को करना होता है, टीचर को करना होता है, पॉलिटिशियन को करना, समाज के जो बड़े लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक वो था, दोहा था कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काटें खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहें चोट। यानी मिट्टी कैसी है, कुम्हार क्या है, वो जो गुरु है वो कुम्हार है, और जो मिट्टी है उसमें बाहर से चोट करता है कुम्हार, लेकिन अंदर सहारा भी देता है। तो शेप देने का काम सोसाइटी का है, जो बड़े लोग हैं। नेशनल पार्टी ने तय किया कि हमें नौजवानों को सही डायरेक्शन में पॉलिटिक्स जाए देश की, ये तय करना भी हमारी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने जो हमें दिया है, समाज ने दिया है, जो देश ने, जिस विद्यालय में पढ़ा वो मेरे पिताजी ने नहीं बनाया, किसी ने बनाया था तभी तो मैं पढ़ा।
जिस सड़क में मैं चलता हूँ किसी ने बनाया तभी तो मैं चलता हूँ। तो हम सोसाइटी को क्या दे के जाएंगे? तो मेरा मानना है कि पॉलिटिक्स देश को ठीक होनी चाहिए, चूँकि मैंने बताया शुरू में ही कि पॉलिटिक्स किसी देश की मास्टर की है, उससे देश के हर समस्या का हर ताला खुलता है। इसलिए देश की पॉलिटिक्स ठीक होना चाहिए। उस सेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ और पिछले 16 वर्षों से नेशनल यूथ पार्टी पूरे भारत के स्तर पर इस काम को कर रही है। आज देश के 17 राज्यों में नेशनल पार्टी का काम है। कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक हमारी इकाइयाँ काम करती हैं। दिल्ली में हमारा मेजर काम है, कश्मीर में हमारा मेजर काम है, यूपी में भी हमारा ठीक ठाक काम है। और हम ये चाहते हैं कि यूथ जो है पॉलिटिक्स को सेवा नहीं, ये सेवा का ढोंग करना बंद करिए, स्पष्ट रूप से पॉलिटिक्स को कैरियर बनाइए। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी दिक्कत तो स्पेस की है ना। हाँ। यूथ को भीड़ के तौर पे तो उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उसको स्पेस नहीं। आपने कहा ना एलीट वर्ग के जो यूथ हैं, हाँ, वो हावी है जी। फिर वो लोग कहाँ कैसे वो इसको कैरियर अपना बनाएं? हाँ, इसीलिए नेशनल पार्टी उनको स्पेस देने के लिए, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ प्रफुल्ल जी, कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर तैराक बनना है तो तालाब में उतरना पड़ेगा। और अगर उन्होंने अपने तालाब के किनारे सबने बाड़ लगा रखी है तो नौजवान बच्चा कहाँ सीखने जाएगा? हमने नेशनल, इसीलिए हमारी सेंट्रल फोकस जो है, हमारा जो पहला टारगेट है वो यूथ है। हमारा नारा है, हम नो कास्ट, नो रीजन, नो रिलीजन, ओनली नेशन, ओनली यूथ। दूसरा नारा हमारा एक है, दो ही पार्टी के नारे हैं कि कैडबल लीडरशिप, कैडबल पॉलिटिक्स। हम जाति, क्षेत्र और धर्म, इसी आधार पे पूरे भारत में राजनीति हो रही थी जब नेशनल पार्टी का गठन हुआ। हम इस पे आएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको यहीं पे रोकूंगा जी। नेशनल यूथ पार्टी की मतलब ज़रूरत की अगर बात करें, तमाम पार्टियां हैं यहाँ जी, तो उसकी ज़रूरत आखिर इस समय क्यों है? क्योंकि देखिए कई बार ये भी कहा जाता है कि चुनाव के समय तमाम पार्टियां सामने आती है, लेकिन फिर खत्म हो, मतलब फिर सामने से ना कोई नेता उनका दिखता है, ना उस पार्टी का नाम। देखिए, बिल्कुल आपका प्रश्न बड़ा प्रासंगिक है। नेशनल यूथ पार्टी की प्रासंगिकता एक बड़ा विषय है, ठीक है। और नेशनल पार्टी जब बनी 2007 में, सारे हम लोगों ने 2 साल पहले देश में स्टडी किया हम लोगों ने, और ये तय किया कि इस देश में जाति के आधार पर टिकट दिए जा रहे हैं, पैसे के आधार पर टिकट, जो एलीट क्लास की बात की, लेकिन कल्पना ये करें कि जिनकी जाति की संख्या कम है, क्या वो देश के नागरिक नहीं हैं? क्या वो देश के विषय में सोचने का अधिकार नहीं रखते? क्या वो देश की चिंता नहीं कर सकते? लेकिन राजनीतिक जो फॉर्म थे वो 3 कैटेगरी पे पूरे देश की पॉलिटिकल पार्टियां काम कर रही थी। एक जाति के आधार पे, एक क्षेत्रवाद के आधार पे, एक धर्म के आधार पे। देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियों के नाम आप जानते होंगे, जिनको आप बड़ी या मिडिल कैप में जिनको मानते हैं पार्टियां, वो सब इसी तीनों कैटेगरी में थी। नेशनल यूथ पार्टी देश की इकलौती पार्टी है। आप हमारा संविधान उठा के पढ़िएगा कभी, हमारे संविधान में कोई भी मोर्चा, प्रकोष्ठ, जाति आधारित, धर्म आधारित कोई नहीं है। हमारे यहाँ सिंगल यूथ है। वो हिंदू का है कि मुसलमान का है, दलित का है कि बैकवर्ड का है कि यूपी का है कि बिहार का है, पंजाब का। यहाँ तो पार्टियों के अल्पसंख्यक मोर्चा, दलित मोर्चा, बहुजन, ओबीसी, तमाम तरह के मतलब अलग-अलग। बिल्कुल, इसीलिए नेशनल यूथ पार्टी में कोई मोर्चा और प्रकोष्ठ नहीं है। हमारे यहाँ कोई अगड़ा मोर्चा नहीं, कोई पिछड़ा मोर्चा नहीं, कोई बैकवर्ड मोर्चा नहीं, कोई दलित मोर्चा नहीं, कोई अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं है। सिंगल पार्टी नेशनल यूथ पार्टी है, ठीक है। और हमारे जो प्रकोष्ठ हैं वो क्या है, मैं उनके कुछ के नाम आपको लेना चाहूँगा। हम स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ने के लिए पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्ट इन्वॉल्व कॉलेजों में नहीं हो सकती है, तो हमारी स्टूडेंट विंग का नाम है नेशनल यूथ स्टूडेंट यूनियन। कौन से किस कॉलेज में है ये भी आप बता दीजिए। हाँ जी, अभी मैं उस पर आता हूँ। तो नेशनल यूथ स्टूडेंट NYSU, हमारे ऑल इंडिया में लायर्स का एसोसिएशन है हमारा, वकीलों का। हाँ, NYLA नेशनल यूथ लायर्स एसोसिएशन, ठीक है। इसी तरीके से हमारी एक पॉलिसी है कि हम चाहते हैं कि महिलाएं राजनीति में 50% भागीदारी करें, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि महिलाओं के आरक्षण की बात आ रही है, वो 33% की बात आ रही है। पूरे समाज के अंदर महिला और पुरुष का रेशियो 50-50% होना चाहिए। जब महिलाओं का रेशियो कम होता है तो कहते हैं कि जेंडर रेशियो गलत हो रहा है। और जैसे बगल के हरियाणा के विषय, वो थोड़ा विषयांतर हो रहा है, लेकिन हाँ विषयांतर हो रहा नहीं, ये विषयांतर हो रहा है, लेकिन फिर भी कि अगर महिलाओं के समाज में संख्या कम होती है तो उस समाज में क्राइम रेट बढ़ते हैं, तमाम तरीके की सामाजिक समस्याएं का जन्म आता है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि महिलाओं को 33% का आरक्षण देने की मांग क्यों हो रही है? कौन सा फार्मूला है, कौन सा मैथमेटिक्स है? जब 50-50% ईश्वर ने
महिला और पुरुष को बनाया। हम पैदा तो दो ही हुए थे, या तो कोई मेल था या तो कोई फीमेल था, ठीक है। बाकी के जो पैदा होने के बाद मैं कौन जाति का हूँ, कौन सा धर्म का, ये तो मैन मेड है ना, गॉड मेड दो ही जाति है, या तो मेल है या तो फीमेल है, या तो बच्ची पैदा हुई या तो बच्चा पैदा हुआ, ठीक ना। तो बाकी सारी तो मैन मेड हैं। तो जब महिलाओं को हिस्सेदारी देनी ही है तो 50% दो, अदरवाइज महिला आरक्षण की जरूरत नहीं है। लगभग सब पार्टियां तो कह नहीं 50% नहीं, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये गलत टैरिक है। अभी जो लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी ने जिस महिला सम्मान और महिला आरक्षण का बिल पास किया उसमें 33% की उल्लेख है, ठीक है। दूसरी बात, सब लोग 33% की बात कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियाँ अपने टिकट महिलाओं को 50% क्यों नहीं देती, और महिला के आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। भाई इस देश में इंदिरा गांधी जब 16 साल प्राइम मिनिस्टर रही तो देश में कोई महिला आरक्षण नहीं था। इस देश में जितनी भी महिला लीडर हैं सेल्फ मेड हैं, मायावती, जयललिता, उमा भारती, ममता बनर्जी, ये तमाम लोग हैं जो सेल्फ मेड लीडर थी। जिस बात की आप यहाँ चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी भी महिलाओं को बहुत बढ़ावा देती है। आप देखिए अभी देश की राष्ट्रपति उधर चले जाइए आप, कांग्रेस में सोनिया गांधी कितने साल तक रही, उसके बाद में तमाम महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बढ़ावा दिया है, उनको एक सम्मानजनक स्टेज दिया गया है। नहीं तो फिर तो अगर ऐसी बात कही जाए तो इस देश में तो पहला बढ़ावा फिर सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस दिया, 16 साल इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। लेकिन इंदिरा जी अगर जवाहरलाल जी की बेटी नहीं होती तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन पाती? नहीं बन पाती, ठीक है। मेरा कहना यह है कि सेल्फ मेड लीडरशिप कहाँ डेवलप हो पा रही है, सेल्फ मेड लीडरशिप कहाँ डेवलप हो पा रही है। देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है, लेकिन कभी व्यक्ति से पद सुशोभित होता है और कभी पद से व्यक्ति सुशोभित होता है। इसी देश में जब APJ अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति थे तो राष्ट्रपति के पद की गरिमा बढ़ गई थी, ठीक है। आज द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं इसलिए उनकी चर्चा हो रही है, ठीक है। राष्ट्रपति हैं इसलिए उनकी चर्चा हो रही है। उनका क्या ऐसा है, मैं उस बात पे वो विषयांतर हो जाएगा, उसलिए उस विषय पे मैं नहीं जाना चाहता। आते हैं पार्टी में ही, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी का विस्तार देना और आगे संचालित करने की जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है। नेशनल यूथ पार्टी का रोड मैप क्या है, क्योंकि कितने स्टेट में आप लोग हैं, क्या रणनीति है? क्योंकि आपके सामने तमाम पार्टियां, अगर अलग अलग स्टेटों की बात करें तो छोटी मोटी पार्टियां हैं, RJD जैसे बिहार में चले जाइए, जदयू है, आप यूपी में सपा, BJP, BSP है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तमाम पार्टियां हैं। इसके बीच नेशनल यूथ पार्टी का जी देखिए, देश में आज की तारीख में करंट सिचुएशन में, और जो पार्टी बनी थी 2007 में पार्टी का फाउंडेशन रखा गया था, उस समय देश में जब नेशनल पार्टी ने चुनाव में अप्लाई किया था तो देश में कुल 722 पार्टियाँ थी, हाँ, ठीक है। जब हमने अप्लाई किया था, आज की तारीख में तमाम पार्टियाँ हो गई, बहुत वो उनकी संख्या 2000 से प्लस है, 2700 के 2800 के लमसम पार्टियाँ हो गई, ठीक है। उनकी बात नहीं है। विषय ये है कि एक भी पॉलिटिकल पार्टी देश में BJP और कांग्रेस को छोड़ दीजिए, आप कहेंगे, मेरे काउंटर में भी तुरंत कहेंगे कि आम आदमी पार्टी भी तो 2 राज्यों में है और राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे में, हाँ, दर्जे में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा होना और पैन इंडिया छवि का होना। जैसे उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में संसद में अखिलेश यादव जी की पार्टी है, 37 सांसद हैं, तीसरी मेजर सबसे बड़ी BJP, कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी ताकत संसद में अखिलेश यादव जी की। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की बगल के मध्य प्रदेश में क्या हैसियत है? 0। बगल के बिहार में क्या हैसियत है? 0। बगल के जो है दिल्ली में क्या हैसियत है? यहीं जहाँ हम दिल्ली में बैठ के ये बात कर रहे हैं, दिल्ली में समाजवादी पार्टी की क्या हैसियत है? 0। देश में BJP, कांग्रेस के अलावा कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसकी अपने बगल वाले स्टेट में है। आप RJD की बात किए तो मैं पूछा हूँ, RJD की हैसियत बंगाल में क्या है? 0। ममता जी की बगल के उड़ीसा में हैसियत क्या है? 0, ठीक है। विषय यह है कि किसी भी, ये सब रीजनल पार्टियां हैं और इनका फोकस सिर्फ सत्ता और एक स्टेट है, कोई पैन इंडिया पॉलिटिक्स नहीं है। लेकिन भारत में इतनी विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी है, इसमें
एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत बहुत दिनों से मैं महसूस करता था। जब मैं पढ़ता था तब भी, और तमाम चीज़ों पे जब भी इस पर सोचता था कि एक देश में ऐसी पार्टी हो जो जाति धर्म और क्षेत्रवाद से मुक्त एक अखिल भारतीय स्तर की पार्टी हो। ठीक है, आफ्टर बीजेपी, आफ्टर कांग्रेस का हश्र पूरे देश ने देखा, कांग्रेस का शासन देखा। अब तो भारतीय जनता पार्टी का भी शासन 10 साल से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ही हैं, फुल मेजॉरिटी की सरकार चला रहे हैं। देश को क्या डिलीवर कर पा रहे हैं, ठीक है, ये पूरा देश जानता है। ठीक है, और 2024 के नतीजे भी उसके परिप्रेक्ष्य में आए भी हैं, ऐसा भी नहीं है। नेशनल यूथ पार्टी ने पहले दिन से जो अपना रोड मैप तय किया कि आफ्टर बीजेपी, आफ्टर कांग्रेस, पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का और एक जैसा प्लेटफॉर्म देने का पहले दिन से काम नेशनल पार्टी कर रही है। इसीलिए हम कहीं विधायक सांसद 2 सीटों पे फोकस करके विधायक सांसद बन करके झंडा उठाने का काम हमने नहीं किया। हमने पहले दिन से अपना हेडक्वार्टर, आपके सामने 2 बड़ी पार्टियां, नो नेशनल एक सेकंड, अब 2 बल्कि नहीं 6 पार्टी है नेशनल लेवल पे। मैं एक सेकंड इस बात को कंटिन्यू कर दूं। हमने पहले दिन से अपना हेडक्वार्टर दिल्ली में खोला। ठीक है, हमने लखनऊ में हेडक्वार्टर नहीं खोला। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन लखनऊ में हमने हेडक्वार्टर नहीं खोला। हमने पहले दिन से अपना हेडक्वार्टर दिल्ली में खोला। पहले दिन से हमने दिल्ली से लेकर के अखिल भारतीय स्तर पे संगठन को विस्तार देने का काम किया। और हम एक 7 लोगों की 8 लोगों की हमारी नेशनल टीम है। नेशनल टीम में तमाम लोग हैं, लेकिन शुरुआती दौर के 5-7 लोग हैं हम लोग, जिन्होंने ये तय करके काम किया है कि इस जीवन में सिर्फ यही काम, इस जीवन में नहीं, या तो मौत पहले आएगी या सफलता पहले मिलेगी, दोनों में जिसको आना हो दोनों को गले लगाने को तैयार हैं। इस जीवन में दूजा कोई काम नहीं। मतलब हमारी राजनीति नहीं, सिर्फ नेशनल यूथ पार्टी। और इस देश में एक राजनीतिक क्षेत्र में एक ऐसा मीठा पेड़ लगा के जाना चाहते हैं जो देश में नफरत न फैलाए, देश में सबकी चीज़ों की चिंता करे। जनता भरोसा कैसे करे? क्योंकि आप जो बातें कर रहे हैं वो सब पार्टियां करती है। बीजेपी की का अगर बात करें बीजेपी की, तो वो भी कह रही है कि देश हित में हम काम करेंगे। कांग्रेस भी 70 सालों से देश हित में काम करती है, वो भी पुरानी पार्टी है। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली की बात कर लें, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, वो भी मतलब लोकहित के लिए ही बनी पार्टी हुई है। तो फिर नेशनल यूथ पार्टी को लोग एक्सेप्ट, सवाल ये है क्यों करें? इसलिए कि देखिए, नेशनल पार्टी के 4 बड़े मुद्दे हैं। उन मुद्दों की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, वो मैं मुद्दे की चर्चा कर रहा हूँ। पहला मुद्दा है ख़त्म होती खेती। हमारा एक बड़ा इशू है ख़त्म होती खेती। आज पूरे देश में कोई भी नौजवान, आप कभी भी सर्वे करके देख लीजिए, कोई भी नौजवान क्या किसान बनना चाहता है? नहीं। आज तक मुझे कोई ऐसा नौजवान नहीं मिला जो ये बताए कि मैं किसान बनना चाहता हूँ। कोई इंजीनियर बनना चाहता, कोई डॉक्टर बनना चाहता, कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता, कोई अधिकारी बनना चाहता, कोई कुछ भी व्यापारी, लेकिन कोई किसान क्यों नहीं बनना चाहता? लेकिन एग्रीकल्चर, खेती एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम चाहे जितना डेवलप कर लें, लेकिन शाम को हमें खाने में दाल चावल रोटी सब्जी यानी अनाज चाहिए, और अनाज सिर्फ खेत में पैदा होता है और सिर्फ किसान पैदा करता है। इस देश में किसानों की क्या दशा है। नारे बहुत लग रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी है, लेकिन आज हम जब आज ही बात कर रहे हैं तो बगल के दिल्ली के शंभू बॉर्डर पे किसान धरने पे बैठा हुआ है। उसको भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक मोटिवेटेड लोग हैं कहीं ना कहीं। देखिए, जो विरोधी लोग हैं वो तो करेंगे, लेकिन किसको इतनी शौक है कि ठंडी के दिन में दिल्ली के बॉर्डर पे आके सड़कों पे करेगा? ये कोई इंजॉयमेंट थोड़े चल रहा है। और यहीं दिल्ली के बॉर्डर पे 1 साल तक किसान पड़े रहे। ठीक है, किसान आत्महत्या बयान आता है ना जो मौजूदा सरकार है उसकी, कि उनको कहीं ना कहीं मतलब सरकार की छवि खराब करने के लिए। मैं वो सब्जेक्ट पूरा कर दूं तो मैं अभी वो सारी चीज़ों पे आ रहा हूँ। मैं आपको वो उन सारी विषयों में डिटेल से बताऊंगा। विषय यह है कि किसान इस देश में आत्महत्या करता है। ठीक है, किसान इस देश में आत्महत्या करता है। किसानों के जोत छोटे हो जाने, पॉपुलेशन ग्रोथ होने के। ठीक है, दिल्ली के आज हम जब दिल्ली में बैठे हैं तो आज दिल्ली में पूर्वी यूपी, बिहार और झारखंड की पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है। ठीक है, यूपी बिहार का आदमी खेती नहीं कर रहा, दिल्ली में आके सब्जी का ठेला, रेहड़ी पटरी में धक्का खा रहा। क्यों? किसको माइग्रेट होना अच्छा लगता है? किसको अपना नेटिव प्लेस छोड़ना अच्छा लगता है? परिस्थितियां उसको मजबूर कर रही हैं, क्योंकि ये जितने लोग माइग्रेट हो, चाहे बिहार के लिए, चाहे झारखंड के, चाहे बंगाल के, पूरे देश के लोग जो भी माइग्रेट कहीं से हो रहे हैं,
वो रोजी रोटी के तलाश में दिल्ली में आ रहे हैं। और आज दिल्ली की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई कि दिल्ली के प्रदूषण की दशा आपने देखी, दिल्ली के रोडों के जाम की दशा देखी, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। लेकिन खेती को अगर प्रॉफिटेबल और रिस्पेक्टेबल नहीं बनाया गया, दो शब्द में प्रयोग कर रहा हूँ कि खेती को प्रॉफिटेबल भी बनाइए और रिस्पेक्टेबल भी बनाइए। क्योंकि पंजाब का किसान तो फिर भी कहता है कालर ऊंची करके कि मैं किसान हूँ, लेकिन बिहार, यूपी और पूरे देश का किसान कहीं से अपने को किसान कहलाने में गर्व महसूस नहीं करता है। आदमी पूर्वी यूपी बिहार की दशा ये है कि बाप खेत बेच करके अपने बेटे को चपरासी बना देना पसंद करता है, लेकिन अपने बेटे को किसान बनाना पसंद नहीं करता। ये कहा जाता है कि देखो ऐसा है कि जिस हालत में मैं हूँ उस हालत में बेटा तुम पढ़ाई करो, नौकरी कर लो, कब तक ये मतलब। हाँ, तो ये जो दशा है, इसके लिए संसद पे कितनी डिबेट हो रही है, जो हमारे पॉलिसी मेकर लोग हैं कितनी डिबेट कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन हुए, बाकी तमाम चीज़ें हुई, लेकिन इसके लिए पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। और हम नेशनल यूथ पार्टी के पास कुछ तो रोड हाँ, हमारे पास इसका पूरा रोड मैप है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि खेती को प्रॉफिटेबल और रिस्पेक्टेबल बनाया जाए, ठीक है। इसके लिए पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। इसीलिए हमने ये नारा दिया है कि ए पॉलिटिकल पार्टी फॉर कॉमन यूथ। कॉमन यूथ जो किसान का बेटा है वो संसद जाएगा, जो जिसके घर में खेती हो रही है वो खेती की समस्या, हम लोग जैसे इंटर तक, ग्रेजुएशन तक खेती खुद किए हैं, खेती करना जानते हैं। आज भी गांव जाते हैं, ठीक है आज गांव में खेती नहीं कर रहे हैं, लेकिन गांव में जाते हैं तो आज भी खेत, किसान, उन सारी चीज़ों से परिवार में खेती होती है, उन सारी चीज़ों को दो चार जानते हैं। उसके आर्थिक जो पहलू हैं, खेती कितने घाटे में जा रही, कितनी प्रॉफिट में जा रही, कैसे हो सकती है, इन सारी चीज़ों के लिए और पॉलिसी से ही जो है बदलाव आएगा। इसलिए इसके लिए नेशनल पार्टी ने पहला सब्जेक्ट नेशनल पार्टी का ये है। दूसरा सब्जेक्ट है, जिन 4 मुद्दों की चर्चा मैं कर रहा था, दूसरा मुद्दा है कि महंगी होती शिक्षा, ठीक है। इस देश में नौजवानों के बहुत सारे आंदोलन हुए, ठीक है। रोजगार का, बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा देश में है, आज भी है, ठीक है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। सरकारी आंकड़े तो ऐसे, सरकारी फिर वही बात, मैं आदम गोंडवी जी की फिर एक लाइन सुना देता हूँ आपको कि तुम्हारे फाइलों में तो गांव के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये बातें किताबी, ठीक। आदम गोंडवी जी ने लिखा, ठीक है। और वो बात बिल्कुल सच है। मेरा कहना है कि अभी आपने इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के सामने नौजवानों के आंदोलन देखे होंगे, ठीक है। वो सब सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले नौजवान थे। उत्तर लखनऊ में लाठी खाते नौजवानों को आप जब चाहिए आए दिन कभी कोई वर्ग के, कभी शिक्षा मित्र लाठी खाता है, कभी टीचर लाठी खाते हैं, कभी आंगनबाड़ी की महिलाएं लाठी खाती, ठीक है। लेकिन मीडिया में उसके चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, मीडिया के एजेंडे में नहीं, क्योंकि वो उनसे टीआरपी नहीं बढ़ रही है, ठीक है। और मीडिया भी जब टीआरपी के मुद्दे की बात करने लगे, ठीक है, तो वो मुद्दे, जनता के मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। आप बेरोजगारी की हम बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की, लेकिन सरकारी अभी शिक्षा की बात हो जाए, जिस महंगी होती शिक्षा की बात हो जाए तो शायद वो विषय पूरा क्लियर हो जाएगा। महंगी होती शिक्षा में आज मिडिल क्लास, आज आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाइए, जेएनयू की बात बहुत बार होती है कि जेएनयू में बहुत कम फीस लगती है, ठीक है, जेएनयू में बहुत कम फीस लगती है, लेकिन बाकी के विश्वविद्यालयों के फीसों को देखिए, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी की फीस देखिए, फीसों का जो आईआईटी की फीस देखिए, आईआईएम की फीस देखिए। क्या कोई किसान आदमी खेती करके, जो यूपी, बिहार या हरियाणा, पंजाब के किसानों की बात इसलिए मैं करूँ कि वो सक्षम किसान है देश में, लेकिन बाकी के पूरे राज्यों, चाहे वो तमिलनाडु की बात कर लीजिए, चाहे वो आंध्र के किसानों की बात कर लीजिए, पैन इंडिया, हरियाणा, पंजाब को इसमें थोड़ा सा मैं इसलिए इस पे दे रहा हूँ कि वो हालत थोड़ी बेहतर, इनकी किसानों में इनकी हालत बेहतर है। पश्चिमी यूपी का इधर, पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पंजाब, ठीक है। बाकी के देश में किसानों की हालत एक जैसी है, ठीक है। तो ये कोई किसान खेती करके क्या जो है ये महंगी फीस दे पा रहा है? और सरकार ये फीस क्यों बढ़ा रही है? सरकारी फीस बढ़ा कहाँ रही है? कह रही है कि हम तो एजुकेशन को उस स्तर पे लेके आए कि मतलब एक बेहतर एजुकेशन की बात चलती है कि 70 सालों में जो नहीं हुआ वो हम करें। 4 यूनिवर्सिटी का भी जस्ट हमारे मंत्री साहब ने ऐलान किया है कि हम 4 विश्वविद्यालय। तो मैं आपको फिर एक काम करिए कि अभी अपने मोबाइल के गूगल में सर्च करिए और यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग उठा के देखिए। देश में
आईआईटी के जो नए आईआईटी अभी वर्तमान सरकार ने घोषणा की है, नागालैंड आईआईटी, जम्मू आईआईटी, उन आईआईटीयों की दशा क्या है, रैंकिंग क्या है। और देश में आपको ये मुझे बताते हुए और कहते हुए शर्म महसूस होती है, लेकिन फिर भी मेरा देश है तो मुझे कहना भी पड़ेगा, ठीक है। भारत की एक भी यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग आईआईटी और आईआईएम भी वर्ल्ड रैंकिंग के टॉप 100 इंस्टीट्यूट में भारत के नहीं आते हैं, आज भी नहीं आते हैं, और पिछले 10 सालों से भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अरे भाई, मैं कहता हूं कि जो सरकारें ये दावा कर रही हैं, हम कर रहे हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का, आपकी शिक्षा का स्तर क्या है, आप डिग्री दे रहे हैं, रिसर्च कितनी हो रही है। यूनिवर्सिटियां रिसर्च के लिए जानी जाती हैं, लैब के लिए जानी जाती हैं, एसी और बिल्डिंग्स के लिए यूनिवर्सिटियां नहीं जानी जाती हैं। दुनिया के जो वर्ल्ड रैंकिंग में यूनिवर्सिटियां हैं वो रिसर्च के लिए जानी जाती हैं, पढ़ाई के लिए जानी जाती हैं, लैब के लिए जानी जाती हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटियों के रिसर्च और बताइए कितनी है। और मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये मेरा सबसे भी खुला चैलेंज है कि हम विश्वगुरु जबान से नहीं बन सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन से बन सकते हैं। और क्वालिटी एजुकेशन के लिए पैसे के नाम पे मैं एक उदाहरण दूंगा। कल्पना करिए कि आपका बेटा मेडिकल का एंट्रेंस पास कर जाए, लेकिन अगर आपके पास 25 लाख रुपया नहीं है तो सरकारी यूनिवर्सिटी में भी आप जो है अपने बच्चे को 5 साल में नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन मेरा बेटा नीट की परीक्षा सरकारी कॉलेज में ना एडमिशन हो जाए, 1 करोड़ रुपए का मेरे पास डोनेशन देने का होगा, मैं शहर के टॉप मेडिकल कॉलेज में डोनेशन दूंगा और मेरा बेटा MBBS करके आ जाएगा, ठीक है। तो पैसे के आधार पे जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपना बाप नहीं तय करता है, क्योंकि अगर बच्चा पैदा होने पे ये बाप बच्चा तय पैदा करने लगे कि मैं किसके घर में जन्म लूंगा, तो गरीब के यहाँ कभी बच्चा नहीं पैदा होगा। तब सारे बच्चे तो उद्योगपतियों के घर में ही पैदा होंगे। गरीब होना कौन पसंद करता है, और गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। ये तो आप कह रहे हैं कि अमीर के घर में बच्चा पैदा होगा, गरीब के घर में हाँ, होगा ही नहीं अगर बच्चा पैदा करने लगे। गरीबों की सरकार, हाँ, और गरीबों के हित के लिए दिन रात काम कर रही है, एजुकेशन से लेके हो या अर्थव्यवस्था की आप बात कर लें या सब चीज। देखिए सर, कोई भी बात होगी तो स्टैटिक्स पे होगी, डाटा पे होगी और ग्राउंड रियलिटी। चलिए मान लेते हैं कि सरकार फेलियर है एजुकेशन पॉलिसी को बनाने में। नई एजुकेशन पॉलिसी भी बनी है, काफी चीज उसमें सुधार करने की बात हुई थी, उसका विरोध भी हुआ था। आपके पास क्या होगा अगर नेशनल यूथ पार्टी को सपोज दैट मान लीजिए आप मौका दे देते हैं जी, कि जनता दे देती है मौका कि चलो ये आपको सरकार बना लीजिए, क्या कैसे होगा? नेशनल पार्टी का आप एक्शन प्लान पढ़िएगा, ठीक है। पढ़ाई और दवाई सबको मुफ्त होने चाहिए, उसके बाद सब कुछ भी योजना है जिसके आप लागू सबको नहीं, एक कैटेगरी है कि आयुष्मान योजना में कितने लाख का इलाज है? 5 लाख का इलाज है, ठीक है। आपको कैंसर का पेशेंट 5 लाख में कैसे इलाज कराएगा, ठीक है। एक नहीं, मैं 100 उदाहरण उसके बता दूंगा, ठीक है। और 5 लाख के इलाज में किसका हो रहा है वो एक बड़ा है, उस पर स्वास्थ्य पे भी मत जाइए। लेकिन पढ़ाई और दवाई देश के हर नागरिक को, अगर देश में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और उसमें पढ़ने की कैपेबिलिटी है तो ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो पढ़े, ठीक है। और फीस, मैं जीरो की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्री की बात बिल्कुल मैं नहीं करता, लेकिन इतने लेवल पे हो कि गरीब भी अपने बच्चे को पढ़ा सके, ठीक है। और इलाज तो सबको चाहिए, गरीब को चाहिए, अमीर को चाहिए, ठीक है। तो इलाज भी ऐसा हो कि सबके रेंज में हो, ठीक है। लेकिन इसी कोरोना ने, मैं समझता हूँ यहाँ जितने भी हम लोग बैठे हैं सब लोगों ने अपने किसी न किसी नियर बाई आदमी को खोया ही है। फोन उठा के देखते हैं तो आपको है क्या मेडिकल की दशा रही। और जिस प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही थी देश में ना, उस प्राइवेटाइजेशन में सरकारी अस्पतालों ने ही सबसे ज़्यादा जो है लोगों को राहत दिया, प्राइवेट अस्पतालों ने नहीं दिया। प्राइवेट अस्पतालों ने तो सिर्फ अपने जो है पैसे कमाए। और ये आंकड़े गवाह हैं इस बात के कि सारी जो है मेडिकल कंपनियों और हॉस्पिटलों ने कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया। तो ये कह सकते हैं कि हेल्थ सेक्टर की एक सच्चाई सामने आई थी, हेल्थ सेक्टर की सच्चाई सामने आई थी। तो इस देश में क्वालिटी एजुकेशन की बात चाहे जितनी नारे लगाए जाए, अच्छा ठीक, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन कहीं है नहीं। सबसे बड़ा जो सवाल होता है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, उसकी विचारधारा जी। नेशनल यूथ पार्टी किस विचारधारा पे काम करे? क्योंकि कोई समाजवाद पे कर रहा है, कोई राइट लेफ्ट चलता है, आपकी क्या? देखिए, भारत का संविधान भी इसी बात को कहता है, उसी बात को नेशनल पार्टी भी कहती है।
ह्यूमन डिग्निटी हमारा सबसे बड़ा, मानव की गरिमा, ये सबसे बड़ा हमारा विचारधारा है। क्योंकि एक आदमी की जो मानव की गरिमा है ना, उसके सम्मान का ही सारा खेल है। जो विचारधारा की बात आप कर रहे हैं ना, ये विचारधारा इतना बड़ा फ्रॉड है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं 2 उदाहरण आपको दूंगा, मुझे बात को अपनी पूरी करने दीजिएगा। कि इस देश में 2 विचारधारा की बात करते हैं। एक कम्युनिस्ट पार्टियां विचारधारा की बात करती थी, हाँ ठीक है, और एक भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की बात करती है, ठीक है, मैं गलत नहीं? दोनों ने विचारधारा के नाम पे क्या नंगा नाच किया। बंगाल में 35 साल तक कम्युनिस्टों ने विचारधारा के नाम पे जो नंगा नाच किया, पूरे देश ने देखा है, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के नाम पे देश में कितनी नफरत फैला रही है, ये भी पूरा देश देख रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब देश के सारे नागरिक के अधिकार समान हैं, सारे नागरिक के कर्तव्य समान हैं, देश के प्रति हर नागरिक की जिम्मेदारी एक जैसी है। ये नहीं कहा जाता कि आपके देश के प्रति जिम्मेदारी ज़्यादा है और मेरी कम है, नहीं, हम दोनों की समान रूप से जिम्मेदारी है, ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये विचारधारा के खांचे में बांट करके कि मैं आपकी विचारधारा से सहमत नहीं तो आप मेरी गर्दन काट देंगे। देश का संविधान, वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि देखिए, कोई कह रहा है कि अम्बेडकर हमारे हैं, कोई कह रहा है हमारे हैं, कोई कह रहा है गांधी जी हमारे हैं, कोई सावरकर को मान रहा है, नेशनल यूथ पार्टी कहाँ मान रही है। और आप ये भी कहा कि बीजेपी ने विचारधारा के नाम पे नंगा नाच किया। हाँ, दोनों वैचारिक पार्टियों ने, मैंने एक की बात नहीं, दोनों मार्क्सवादियों ने भी, हाँ। लेकिन तर्क ये है कि अगर अपनी विचारधारा को आप अगर अपने अतीत को नहीं पकड़ते हो तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाए। देखिए, विचारधारा और अतीत दोनों डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट है, ठीक है। अतीत दूसरी चीज़ है और विचारधारा दूसरी चीज़ है, ठीक है। विचारधारा का जो पूरा खेल है कि अगर मेरी वाली बात जिसको मैं सही मानता हूँ उसको अगर आप सही नहीं मानते हो तो आप मेरे दुश्मन हो, ये विचारधारा की लड़ाई है। और जो जिस ह्यूमन डिग्निटी की बात संविधान करता है, संविधान में जो ह्यूमन डिग्निटी सबसे सर्वोच्च पे है, वो जिस ह्यूमन डिग्निटी में कि देश के सारे नागरिकों के हित में आप क्या कर सकते हो। आपके जो साथ है वो भी इसी देश का नागरिक है और जो हमारे विरोध में काम कर रहा है वो भी इसी देश का नागरिक है। दिल्ली में हम केजरीवाल जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, केजरीवाल हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे वैचारिक विरोधी हैं। हमारे उनके काम करने के तरीके का अंतर है, हमारे उनके काम करने के ईमानदारी बेईमानी पे अंतर है, हमारे उनके स्टाइल में अंतर है काम करने के। लेकिन और हमारे, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो लोग जो है कि लेकिन दिल्ली की एक एक नागरिक की जिम्मेदारी सरकार की है ना, और भारत का संविधान, भारत के एक लोक कल्याणकारी राज्य का जो है संविधान है, सोशल वेलफेयर स्टेट। आप एक और बार बार उस बात का जिक्र कर रहे थे कि नो कास्ट नो रिलीजन जी, लेकिन अब की पॉलिटिक्स हाँ, इन 2 पिलरों पे टिकी पड़ी है। आप लोकल में चले जाइए तो वहाँ पे कास्ट को देख के कि हमारे कास्ट के तो इनको वोट करो, और नेशनल लेवल पे आइए तो एक पार्टी ऐसी है कि रिलीजन को लेकर 2 धड़ों में लोगों को बांट दिया गया। बिल्कुल, कोई मुसलमानों की पार्टी हो गई, कोई दलितों की पार्टी है, कोई हिंदुत्व की बात कर रहा है। तो आप, उसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, नेशनल यूथ पार्टी का जो जिसमें रोड मैप की आपने शुरुआत में मेरे से चर्चा की, नेशनल पार्टी इस देश में चाहती है कि कास्ट, रीजन और रिलीजन इनकी पॉलिटिक्स न हो गई। एक तो हमारी जो विचारधारा है कि मानव मात्र की गरिमा, किसी आदमी की व्यक्तिगत गरिमा पे कोई ठेस न पहुँचे, यानी गरिमा के ठेस पहुँचने में कि बिना इलाज के इस देश में कोई मरे नहीं, ठीक है। बिना पढ़ाई के किसी नौजवान का बचपना न छीना जाए, ठीक है। आदमी की जो काम की सीमा है, एक आदमी को 8 घंटे काम करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं है कि कारपोरेट के कारण जो है इस देश ने पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का नंगा नाच देखा है, ठीक है। अब हम पूंजीवाद का नंगा नाच आज की तारीख में देख रहे हैं। इसीलिए हमने जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें हम मिक्स इकोनॉमी की बात करते हैं, दोनों को चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी एक को खुली छूट दी जाएगी तो बाकी सारे लोगों को रौंद देगा, ठीक है। इसलिए मिक्स इकोनॉमी पे बात होनी चाहिए, इसलिए जो है ह्यूमन डिग्निटी पे बात होनी चाहिए, इसलिए यूथ पे बात होनी चाहिए। अब समापन की तरफ चलते हैं। एक एक वर्ड में हम पूछना चाहेंगे कि आपकी वैचारिक या राजनीतिक लड़ाई किससे है, कांग्रेस बीजेपी? देखिए, ना तो हमारा कांग्रेस से कोई लेना देना है, ना हमारी भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना है, ठीक है। हम इस देश में एक नए टाइप के राजनीति को इस्टेब्लिश कर रहे हैं जो यूथ बेस्ड पॉलिटिक्स पे डिपेंड है।
ठीक है, और जिसका जो सारा झंडा है वो कॉमन यूथ के हाथ में है। मैं कॉमन यूथ की बार बार चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, कॉमन यूथ के हाथ में है। नेशनल यूथ पार्टी को मौका मिले तो 5 ऐसे काम जो पहले करना चाहिए जो अदर पार्टियों ने नहीं किए शॉर्ट में। पहला, एग्रीकल्चर को हम प्रॉफिटेबल और रिस्पेक्टेबल बनाएंगे, ठीक है। दूसरा, क्वालिटी एजुकेशन देश के हर नौजवान को मिलेगा, चाहे वो मजदूर का बच्चा हो और चाहे वो जो है किसी उद्योगपति का बच्चा हो, ठीक है। समान शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा। तीसरा, बिना इलाज के इस देश में कोई नहीं मरेगा, ये हम एश्योर करेंगे। तीसरा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें बड़े पैमाने पे एजुकेशन को हाइप देंगे और ब्रेन ड्रेन करके क्वालिटी के प्रोफेसर्स लाएंगे, क्वालिटी के रिसर्चर को लाएंगे। इस विषय पे इस देश में ना तो कोई चर्चा हो रही है और ना तो कोई काम हो रहा है। एजुकेशन के लिए अगर कुछ अच्छा मौका मिले काम करने का, बताया तो कि क्वालिटी एजुकेशन पे हम काम करेंगे, जिसके लिए हम अगर हमारे पास प्रोफेसर्स नहीं होंगे तो दुनिया भर के जो है हम प्रोफेसर्स के ब्रेन ड्रेन करेंगे। ब्रेन ड्रेन का आप शायद अर्थ समझ रहे होंगे, ठीक है। आज हमारे क्वालिटी के प्रोफेसर अमेरिका के यूनिवर्सिटियों में, ब्रिटेन के। लास्ट सवाल हमारा कि नेशनल यूथ पार्टी जनता से क्या कहना चाहती है और क्या उम्मीदें रखती है उससे? जनता से हमारा एक ही अपील है कि पॉलिटिक्स के लिए सिर्फ वोटिंग आपका राइट नहीं है। वोट देते वक्त खूब सोच समझ के वोट करिए, क्योंकि आपका एक वोट आपका भविष्य बनाएगा और आपका भविष्य बर्बाद करेगा। इसलिए जाति पे वोट मत करिए, क्षेत्रवाद पे वोट मत करिए, धर्म के नाम पे वोट मत करिए, अपने पराये पे वोट मत करिए। ये कैलकुलेट करके वोट करिए कि जब हम वोट करने जाएं तो ये विचार करें कि जिसको हम वोट दे रहे हैं वो हमारा 5 साल प्रतिनिधित्व करने वाला है, तो उसने क्या किया है हमारे लिए, उसकी क्या है, आज इस पार्टी में है कल उस पार्टी में है, उसकी कोई विचारधारा है क्या, उसके कोई कमिटमेंट है क्या, और जिसकी खुद का कोई कमिटमेंट नहीं होगा वो हमारे लिए क्या कमिटमेंट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। तो राजकुमार सिंह जी थे जो नेशनल यूथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हमसे बातचीत कर रहे थे देश की सियासत पे। तो खैर बने रहिए, और चुनाव है दिल्ली में, और दिल्ली के जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे जुड़े नेताओं से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और देश विदेश या देश में जो समसामयिक समस्याएं हैं उस पर चर्चा करते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे।